हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आपके मैक्रो के जो कुछ बेसिक्स हम बता रहे थे उस सीरीज में आज थर्ड क्लास है। ठीक है, थर्ड क्लास कंप्लीट होने के बाद एक दो क्लासेस और लगेंगे, फिर आपके एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स जो थर्ड सेमेस्टर के मैक्रो को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होती है वो सारा खत्म हो जाएगा। अब फिर हम लोग प्रॉपर सिलेबस पे चलेंगे। ओके जी, मैं कई बार बोल चुका हूँ, अभी हम लोग सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि सिलेबस को पढ़ने के लिए जो बेसिक फाउंडेशंस हैं उसको पढ़ रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में हमारा स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। बार बार ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ क्लास में। आइए, उस सीरीज में कौन सी नंबर की क्लास है आज? क्लास नंबर थर्ड। लिखिए जी, क्लास नंबर थर्ड। जिन बच्चों ने दो क्लासेस पहले नहीं पढ़ रखे हैं वो उम्मीद ना करें इस क्लास को समझने का। इसलिए पहले दो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको पढ़ लीजिए, फिर इस क्लास को पढ़िएगा। ओके जी, रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में क्या बताया था? मैंने बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अगर मान लो, बस 2-3 मिनट के लिए, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, बताया था आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई इंक्रीज करती है तो इसका रिपरकशंस क्या होगा? पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम होगा। डिसइक्विलिब्रियम होगा, होगा ना? और पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम मतलब होता है लोगों के पास पैसे आ गए, अब लोग सोचेंगे क्या करना चाहिए, तो लोग क्या करेंगे बताओ? पैसे आएंगे तो बॉन्ड परचेज करेंगे, बॉन्ड परचेज करेंगे तो डिमांड ऑफ बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड डिमांड इंक्रीज कर जाएगा। अब बॉन्ड डिमांड इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड की प्राइस क्या होगी? बॉन्ड प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और एक तो एक बात हुई, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एडी बढ़ जाएगा, एडी बढ़ने से इनकम बढ़ जाएगा। आपने क्या देखा अल्टीमेटली? इनकम बढ़ गया, और यहाँ पे किससे बढ़ा इनकम? ये मनी सप्लाई से। और मनी सप्लाई को कौन इंक्रीज करता है? आरबीआई। और इस स्टेप को क्या कह सकते हैं हम? मॉनेटरी पॉलिसी। आपने क्या देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है? देखा नहीं देखा बताओ? यहाँ तक क्लासेस पिछली क्लास में हो चुकी है, मानते हो? इसके आगे अब आज की क्लास में होगी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? राइट सर। अब देखिए, मैंने क्या कहा था, यहाँ से आगे भी कुछ पढ़ा दिया था, उसको रिवाइज करता हूँ। मैंने कहा था मनी डिमांड के बारे में बात करेंगे। मनी सप्लाई के बारे में काफ़ी बात हो चुकी है, और मनी डिमांड दो बातों पर डिपेंड करता है, एक था इनकम और दूसरा क्या था? इंटरेस्ट रेट। याद है? अगर इनकम बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगा, और इनकम घटेगा तो मनी डिमांड घट जाएगा। जिसके पास जितना पॉकेट में पैसे रहेंगे उतना मनी डिमांड करेगा। मनी डिमांड का मतलब क्या होता है? मनी डिमांड का मतलब क्या होता है? होल्डिंग ऑफ मनी। जो जितना मनी होल्ड करता है इसका मतलब उसकी मनी डिमांड क्या है? उतनी ज़्यादा है। मान गए? और जो मनी को होल्ड नहीं करता बल्कि एसेट मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में लगा देता है, इसका मतलब मनी डिमांड नहीं कर रहा है, बॉन्ड डिमांड कर रहा है, एसेट डिमांड कर रहा है। इंटरेस्ट के बढ़ने से क्या होगा? मनी डिमांड कम होगा। इंटरेस्ट के घटने से क्या होगा? मनी डिमांड बढ़ जाएगा। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, बोलो ना, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेगा? बोलो। बॉन्ड खरीदना शुरू कर देंगे, तो मनी डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगी। और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग कहेगा फालतू काम क्यों करना है यार, इंटरेस्ट इतना कम मिल रहा है तो मैं बैंक में क्यों रखूँ, रखता हूँ अपने घर में। तो पैसे के लिए बैंक में कौन रखेगा? क्यों? राइट। अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में दिखाया जाए तो मनी डिमांड को हम एल से डिनोट करते हैं, या मनी डिमांड लिखो, मनी डिमांड। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, के वाई माइनस एच आई। आप जानते हैं कांस्टेंट का इस्तेमाल हमेशा होता है। के यहाँ पे क्या है?
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, मान गए? इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। और एच को यहाँ क्या बोलते हैं, बोलो? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। आपने क्या देखा कि इनकम के साथ मनी डिमांड का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है ना? अगर एक एक को समझे हम, मान लो पहले एक को समझने के लिए दूसरे को जीरो मानना पड़ेगा। मान लो इंटरेस्ट क्या जीरो है, इंटरेस्ट जीरो, तो मनी डिमांड क्या हो जाएगा, के वाई। उस केस में के क्या होगा, मनी डिमांड बाय वाई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक एक रुपये से हम इनकम को बढ़ाते हैं तो मनी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो मैं यहाँ रखता हूँ 1 रुपया और ऊपर रख देता हूँ 0.50, मतलब 1 रुपया से इनकम बढ़ेगा, मनी डिमांड क्या होगा, 50 पैसे से बढ़ जाएगा। इससे पता चलता है कि के की वैल्यू जो होगी ना, के वो ऑलवेज क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। क्योंकि के कभी भी 100% नहीं हो सकता। आप जितनी आपकी इनकम होगी 100% आप मनी डिमांड के फॉर्म में होल्ड नहीं कर लोगे। मानते हो नहीं मानते हो, बोलो ना, बोलो। सारा इनकम आप होल्ड नहीं करोगे, इसलिए के की वैल्यू क्या होगी, इन बिटवीन 0 एंड 1 होगी। ना तो 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है, इन बिटवीन 0 एंड 1 होगी। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि सेमेस्टर 2 की बातें हैं। मान गए बच्चे? अगर मान लो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इनकम सॉरी के को 0 मान लेता हूँ, तो मनी डिमांड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एच आई। तो उस केस में एच क्या हो जाएगा, मनी डिमांड बाय इंटरेस्ट। अब माइनस माइनस साइन तो इसलिए क्योंकि क्या है, माइनस साइन क्यों, क्या है, बोलो ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब यहाँ पे अगर 1% इंटरेस्ट में चेंज आता है, मनी डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा, मनी डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा, 1% इनकम से मनी डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा। इंटरेस्ट के बढ़ने से मनी डिमांड कम होता है ना, ठीक है ना? इंटरेस्ट के बढ़ने से मनी डिमांड कम होगी, नेगेटिव साइन यहाँ पे है, नेगेटिव साइन है। 1% इंटरेस्ट के बढ़ने से मनी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, उसी को बोलते हैं एच। मान गए, उसी को बोलते हैं एच। मान गए बच्चे, क्लियर है, बोलो ना, राइट से क्लियर है। इस तरह से क्या देखा आपने कि अगर मैं मनी डिमांड को ग्राफ पे दिखाऊं, मनी डिमांड को अगर मैं ग्राफ पे दिखाऊं, अगर यहाँ मनी डिमांड रखूं तो मनी डिमांड का ग्राफ कैसा होगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ क्या रखते हैं हम। अगर यहाँ इंटरेस्ट रखेंगे तो मनी डिमांड ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। मानते हो? अगर मनी डिमांड में यहाँ पे इनकम रखते हैं तो अपवर्ड स्लोपिंग। राइट और रॉन्ग? बहुत ज़्यादा बना दिया मैंने, छोटा छोटा बना देता हूँ, इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, पीडीएफ में बहुत बड़ा हो जाएगा ये। अगर मैं यहाँ मनी डिमांड रखता हूँ या मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर मैं यहाँ पे मनी डिमांड रखता हूँ, यहाँ पे इनकम रखता हूँ, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग। मानते हो नहीं मानते हो, यस बोलो। लेकिन एक टाइम में तो कोई एक दिखा सकते हैं ना, मैं अभी इंटरेस्ट के साथ दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इंटरेस्ट से दिखाऊँ तो क्या होगा, ये कहानी होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंटरेस्ट है और ये मनी डिमांड है, इसका मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूँ, इनकम को कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। समझ गए? मतलब साफ सी बात है, ये मनी डिमांड का इक्वेशन क्या है, के वाई माइनस एच आई। यहाँ पे आई में चेंज होगा और वाई को क्या मान रहा हूँ मैं, कांस्टेंट। मानते हो? वाई को क्या मान रहा हूँ, कांस्टेंट मान रहा हूँ। बच्चे क्लियर बात यहाँ तक? जल्दी बताओ। जब मैं इंटरेस्ट के साथ रिलेशन दिखा रहा हूँ तो वाई को क्या करूँ, कांस्टेंट करूंगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मान लो ये इंटरेस्ट है और ये मनी डिमांड कब है, ये मनी डिमांड है, अगर इनकम में चेंज हुआ तो, इफ चेंज इन हुआ तो क्या होगा, अगर यहाँ पे के वाई 1 माइनस एच आई है, इनकम अगर के वाई 2 माइनस एच आई हो जाए तो मनी डिमांड कब क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा। ये हो जाएगा के वाई 2 माइनस एच आई, ये शिफ्ट कर गया। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हम जिसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं इंटरेस्ट में और मनी डिमांड में, अगर इंटरेस्ट में चेंज हुआ तो मूवमेंट होगा, इंटरेस्ट के अलावा किसी और फैक्टर में चेंज होगा तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। और फैक्टर यहाँ पे क्या, इनकम ही तो है। मान गए? कम ऑन,
आपने क्या देखा? चेंज इन इंटरेस्ट, देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी मूवमेंट ऑन मनी डिमांड. चेंज इन वाई, देयर विल बी, बोलो प्लीज, देयर विल बी शिफ्ट ऑफ मनी डिमांड, शिफ्ट इन मनी डिमांड, व्हाटएवर. गॉट इट ना? राइट सर. लेकिन एक्चुअली मनी डिमांड के बारे में जो मैंने बताया आपको, एक्चुअली मनी डिमांड इतना सिंपल नहीं है. थोड़ा समझो. और मनी डिमांड मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बना दिया, लेकिन मनी डिमांड को थोड़ा और समझो. मनी डिमांड एक्चुअली ऐसा नहीं होता. मनी डिमांड एक्चुअली इस तरह से होता है. मनी डिमांड एक्चुअली इस तरह से होता है. कैसा सर? देखो, मनी डिमांड एक्चुअली यहाँ पे इसका एक वर्टिकल सेगमेंट होता है, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होता है, सॉरी डाउनवर्ड स्लोपिंग, और फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होता है. मेरी बात समझ रहे हो? मनी डिमांड में 3 सेगमेंट होता है, वर्टिकल सेगमेंट, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हॉरिजॉन्टल सेगमेंट. ऐसा क्यों होता है सर? समझना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है. आपके सिलेबस के लिए तो नहीं होगा सेमेस्टर 3 में, लेकिन बहुत जगह काम आएगा ये चीज़. आप ये नहीं समझ सकते सिलेबस क्या होता है. सिलेबस तो मान लो वो है जो एग्जाम में आएगा, लेकिन जो चीज़ सेमेस्टर 2 में है वो ऑलरेडी सेमेस्टर 3 में है. वो कमान मानते नहीं मानते हो? एग्जामिनर को पूरा राइट है कि सेमेस्टर 2 का कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी इस्तेमाल करवा ले आपसे. क्यों जी? अब आप बोलते ही नहीं है. आप ऐसा नहीं कर सकते किसी भी एग्जामिनर से कि आपने ये बात यहाँ क्यों पूछ ली, सेमेस्टर 2 में था. अरे भाई कैसी बात करते हो, तो सेमेस्टर 2 पढ़ाया क्यों मैंने तुम्हें? कोई भी छोटी सी बात है यहाँ पूछी जा सकती है. क्लियर? ध्यान देना. अब ये क्या कहानी है सर? आपने क्या देखा? यहाँ देखो 3 सेगमेंट यहाँ पे ले लो. देखो ये 1 2 3. आपने क्या देखा कि इंटरेस्ट के कम होने से मनी डिमांड बढ़ रहा है. मानते हो नहीं मानते हो? कम ऑन. इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा, अगर ये मनी डिमांड है, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी डिमांड देखो कम हो रहा है. देखो ये MD2 है तो MD2 से MD1 हो रहा है. ये कब हो रहा है? जब I2 से ये क्या हो रहा है? I1 हो रहा है. या I1 से जैसे ही मान लो, कोई बात नहीं. क्या देखा आपने कि इंटरेस्ट के बढ़ने से मनी डिमांड कम हो रहा है ना? कम ऑन. ओह यस सर. लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, इस पॉइंट के बाद देखना, यहां से इस पॉइंट के बाद इंटरेस्ट कितना भी बढ़ जाएगा, कितना भी बढ़ जाएगा, मनी डिमांड यहां पे आके क्या हो चुका है? कम ऑन जल्दी बताओ क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है. कांस्टेंट हो गया है. इससे कम नहीं होगा. पूछो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा है कि कुछ मनी डिमांड, कुछ मनी होल्ड तो हम करेंगे ही करेंगे. इसलिए ट्रांजैक्शन एंड स्पेकुलेटिव, सॉरी, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी. मान गए जी बच्चे? क्लियर? ट्रांजैक्शनरी एंड प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी. कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट कितना भी मिल जाए, क्या अपने घर में क्या हम भूखे सो जाएंगे? बोलो ना. नो सर, इतनी डिमांड तो रहेगी रहेगी. अभी और इसके बारे में बताऊंगा. इंटरेस्ट में देखो यहाँ पे ये I3 कर लो, ये I4 कर लो. देखो I3 से I4 हो गया, ये चेंज इन आई हुआ. लेकिन चेंज इन आई, यहाँ समझना, चेंज इन आई के बावजूद भी, ये चेंज इन आई क्या पॉजिटिव है, उसके बावजूद ही चेंज इन MD क्या है? 0 है. ओ कम ऑन, मानो, मानते हो बात को? अगर चेंज इन आई पॉजिटिव होने के बावजूद भी चेंज इन MD 0 है, आपने क्या देखा? H इक्वस टू क्या होता है? चेंज इन MD अपॉन चेंज इन आई. वो बोलो ना प्लीज, कम जल्दी से. H किसको बोलते थे हम? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड को H बोलते थे. देखो ऐसा मैं झूठ नहीं बोल सकता. देखो यहाँ बताया नहीं बताया? देखो, मानते हो? तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड H है. हमने क्या देखा कि चेंज इन MD अगर 0 है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. इसका मतलब है कि H इक्वस टू 0 आ रहा है. किस रेंज में? यहाँ पे, यहाँ पे H इक्वस टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. बड़ा इंटरेस्टिंग बात था ना? बताओ जरा, इंपॉर्टेंट था ना? यहाँ पे इंटरेस्ट इलास्टिसिटी 0 आ रहा है.
देखो अगर ऐसे मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, कॉमन सी भाषा में, लैंग्वेज में, तो कुछ भी समझा दूँ, लेकिन अगर इस तरह से नहीं समझोगे तो मैथमेटिकली नहीं सॉल्व कर पाओगे किसी चीज़ को, समझना पड़ेगा। मान गए जी, कम ऑन, राइट सर। अब अगर मैं बात करूँ इस रेंज में, इस रेंज में एच, इसका मतलब क्या है, एच यहाँ पे जीरो नहीं है, मतलब एच की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं है, एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट सर, एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं इस रेंज की बात करूँ, देखना इस रेंज में, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में आप क्या देख रहे हैं, इस रेंज में देखो ध्यान से समझो कि इंटरेस्ट घटते घटते देखो कहाँ तक आ गया है, इंटरेस्ट देखो यहाँ तक आ गया, रिड्यूस होते हुए इतना नीचे आ गया, समझ रहे हो जी। अब इंटरेस्ट इतना कम हो चुका है, इंटरेस्ट इतना कम हो चुका है, इंटरेस्ट इतना कम हो चुका है कि अब आप मार्केट में पैसा रखना ही नहीं चाहते हो, बॉन्ड रखना ही नहीं चाहते, सारा बॉन्ड बेच बाच के, एफडी तोड़ ताड़ के क्या करोगे, पैसे घर में रख लोगे, मनी होल्ड कर लोगे। मतलब इस पॉइंट के बाद तो आपको इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं भी होगा तो भी आपका मनी डिमांड देखो क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इंटरेस्ट इतने कम हो चुके हैं कि अब इंसान का जो पेशेंस था वो लूज कर चुका है। अगर मैं इस रेंज की बात करूं, मैं इसको यहाँ लिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इस रेंज की बात करूं, मैं क्या देखता हूँ, एच इक्वस टू क्या हो रहा है, चेंज इन एम डी अपॉन चेंज इन आई। अब मैं क्या देखता हूँ कि चेंज इन एम डी पॉजिटिव, लेकिन चेंज इन आई क्या है, जीरो है। इंटरेस्ट में अब चेंज होने का इंतजार भी कोई नहीं कर रहा है, राइट ना, सेवर्स आर नॉट वेटिंग फॉर फर्दर रिडक्शन इन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में फर्दर रिडक्शन का वेट नहीं कर रहा है वो कह रहा है एनफ इज एनफ, इंटरेस्ट इतने कम हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब मुझे सारा मनी डिमांड चाहिए, मनी डिमांड पॉजिटिव, इंटरेस्ट में जीरो चेंज है उसके बावजूद भी, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। इसका मतलब एच की वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक मूव करता है। लेकिन अब आपको एक बात और समझना है, आपको सर आपकी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा इंटरेस्ट है जहां पे लोग मनी डिमांड इन्फिनिटी कर रहे हैं। भाई इंटरेस्ट के कम होने से मनी डिमांड तो बढ़ता है, लेकिन इंटरेस्ट इतना कम हो चुका है कि मार्केट में रखना कोई फायदेमंद ही नहीं है, सारा लोग सारा मनी अपने पास रख लेगा, अगर किसी के पास है तो किसी को देगा ही नहीं, इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, सेव करेगा ही नहीं, बॉन्ड परचेज करेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या करेगा, लोग सारा मनी अपने पास रखेगा। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, पता है आपको क्या बोलता है, अगर आपको पता तो बताओ क्या बोलते हैं सिचुएशन को। इस सिचुएशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। क्या बोलते हैं बच्चे, बोलो ना, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी मतलब मनी डिमांड, लिक्विडिटी मतलब मनी, कैश, और वो ट्रैप कर लिया उसको आपने, आप छोड़ ही नहीं रहे, किसी को दे ही नहीं रहे, सारा सारा होल्ड कर लिया, लिक्विडिटी ट्रैप। सुन रखा नहीं खेल इसके बारे में, हेलो, नहीं सुन रखा, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। सुन रखा तो बहुत अच्छी बात है। अब आप सोचोगे लिक्विडिटी ट्रैप क्यों हो गया, देखो ओके सर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो बंदे को मिल ही रहा है ना, तो यहाँ पे लोग इस इंटरेस्ट पे पैसा क्यों नहीं लगा रहे। देखो इसको समझो, इंटरेस्ट ना दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट, दूसरा क्या होता है, रियल इंटरेस्ट। रियल इंटरेस्ट क्या होता है, उसको आर से डिनोट कर लो, और नॉमिनल इंटरेस्ट को आई से माइनस पाई। हालांकि इससे बहुत अच्छी खासी थ्योरी है, लेकिन अभी इतना ही सिंपल समझो इसको, आर इक्वस टू पाई आई माइनस पाई। मतलब मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट सपोज करो 10% है, और जो इन्फ्लेशन है वो 5% है, तो एक्चुअली इंटरेस्ट आप कितना परसेंट कमा रहे हैं, बताओ कितना कमा रहे हैं, बोलो ना, ओ 5%। क्योंकि ये मत समझना कि कोई बंदा आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है तो 10% आपकी कमाई हो रही, नहीं, 5% तो इन्फ्लेशन में भी जा रहा है, मान गए जी, 5% इन्फ्लेशन जा रहा है। तो कहोगे सर इन्फ्लेशन से मेरा नुकसान क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है आज, जल्दी समझ लो, ज़्यादा लेट मत लगाओ, वो 1 लाख रुपए मुझे आप दे देते हो, सपोज करो 1 लाख रुपए में, सपोज करो आप कोई म्यूजिक सिस्टम खरीदना चाहते थे, मान लो, समझ गए, आपने नहीं परचेज किया, आपने मुझे दे दिया,
और मैं 1 साल बाद आपको 1,10,000 वापस कर रहा हूँ। ओके सर, कोई बात नहीं, 1 साल बाद हम म्यूजिक सिस्टम खरीद लेंगे, मेरे 1 लाख में म्यूजिक सिस्टम हो जाएगा, 10,000 बच जाएगा, यही कहोगे ना? 1 लाख रुपए मेरे पास था, 1 लाख मेरे पास था, मैंने आपको दे दिया, 1 साल बाद आपने मुझे 1,10,000 वापस किया, मैंने अपने म्यूजिक सिस्टम की प्लानिंग को 1 साल के लिए होल्ड कर दिया, मुझे 10,000 बच गए। क्या कहते हो? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्या बात है, म्यूजिक सिस्टम का प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। म्यूजिक सिस्टम का प्राइस अगर 1,05,000 हो जाए तो क्या हो गया, आपको कितने का फायदा हुआ? 5,000 का फायदा हुआ। वही कहानी, 5% फायदा हुआ आपको। तो आपको कमाई क्या हुई, रियल इंटरेस्ट या नॉमिनल इंटरेस्ट? कमान, रियल इंटरेस्ट। आपको सर, आप इतना बेसिक लेवल पे जाते क्यों? मैं जानता हूँ ना, मैं आगे की बात समझता हूँ। अगर बेसिक्स लेवल पर नहीं ना जाऊँ, और अगर एक छोटे से पॉइंट पे अटक जाओगे तो पूरा पेज पढ़ते रहोगे, पूरा दिन निकल जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मानते नहीं मानते हो? कभी बार देखना क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने से समझ में नहीं आता ना, आप पूरा दिन लगा दो, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। कि प्रॉब्लम क्या है कि उस कॉन्सेप्ट के बिहाइंड का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है, आप कैसे समझ पाओगे? इसलिए मैं उसको रास्ता को क्लियर कर देता हूँ। आई एम सॉरी, जैसे कि आगे प्रॉब्लम ही ना हो। क्लियर है? मान गए? मजा तो तब आ जाए जब म्यूजिक सिस्टम हो जाए 1,10,000 का। अब कितना कमाया आपने? 10%, 10%, रियल इंटरेस्ट रेट 0 हो गया, सर पीट लोगे आप। और मजा तो तब आ जाए जब म्यूजिक सिस्टम कितने का हो जाए, 1,15,000। तब पता क्या करूंगा मैं? मुस्कुराऊंगा तेरे ऊपर, और मजा आ गया। अब क्या हुआ आपको? लॉस हुआ कितने का? 5,000 का। आप ये मत समझना कि इंटरेस्ट से आप ऑलवेज कमाते हो। इंटरेस्ट पर दोगे किसी को पैसा तो कमाई तब होगी जब इन्फ्लेशन क्या रहे, इंटरेस्ट से कम रहे मार्केट में। मान गए? मान गए ना? तो यहां जो मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूं आपको, बताओ ये इंटरेस्ट मैंने रियल दिखाया कि नॉमिनल दिखाया? ये इंटरेस्ट मैंने क्या दिखाया, नॉमिनल दिखाया। तो सर इसका मतलब है कि एक्चुअल इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट रेट तो इससे भी कम होगा, होगा ना? ऑफ कोर्स कम होगा। इसीलिए जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होता है, जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होता है तो पॉसिबिलिटी किस बात की है? इफ नॉमिनल इंटरेस्ट इज, nominal interest rate is what, positive, then there may be what, there may be real interest rate what पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। नहीं हो सकता? बताओ, अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है तो रियल इंटरेस्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रहा फिर तो बहुत अच्छी बात है, मानते हो? जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 है, अगर 10% से ये 15% हो गया तो 5% क्या आ गया, नेगेटिव हो गया ना? तो अगर इंटरेस्ट रेट घटता चला गया, इन्फ्लेशन अगर नहीं भी बढ़ रहा है, मान लो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन को चेंज कर दिया, इन्फ्लेशन को बदल दिया। इन्फ्लेशन कांस्टेंट भी अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो भी रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मानते हो नहीं मानते हो? तो लोगों को क्या लगेगा कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इतना कम हो चुका है, ध्यान सुनना, कंक्लूड कर रहा हूं मैं आपको। लोगों को क्या लगेगा कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इतना कम हो चुका है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इतना कम हो चुका है कि अब क्या पॉसिबिलिटी है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इतना कम हो चुका है कि रियल टर्म्स में या तो मुझे 0 मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इतना कम हो चुका है कि रियल टर्म्स में या तो 0 मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो बुद्धिमानी किस में है बताओ? कि अब फर्दर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के कम होने का इंतजार ना करें। कोई बंदा अगर आपसे कहेगा कि भाई साहब क्यों कर रहे हो लिक्विडिटी ट्रैप, अभी तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है, तो तुम क्या समझाओगे उसे? कि सर जी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव तो है लेकिन एक्चुअल कमाई नॉमिनल नहीं होती है, क्या होती है? बोलो ना। एक्चुअल कमाई रियल होती है। रियल में कौन सा रोल प्ले करता है, इन्फ्लेशन। अगर मैं रियल टर्म्स में बात करूं तो हो सकता है 0 हो गया हो या नेगेटिव हो गया हो। इसलिए इस इंटरेस्ट रेट के बाद से हम पैसा को मार्केट में नहीं छोड़ सकते, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ने बजाय घट जाएगी। क्यों जी?
वही होगा जो यहाँ पे किसका हुआ था कि हमने खुद अपना पैसा देके अपने दोस्त को क्या किया, न्यू सिस्टम खरीदवा दिया और मैं 5,000 नुकसान में चला गया। राइट, ऐसा नहीं करूंगा, मेरे पैसे मेरे पास सुरक्षित है, मार्केट में मैं पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। मान गए? मान गए। अब इसके नोट्स, इसके सब कुछ सेमेस्टर 2 में बच्चों को मैंने दे रखा है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको, मैं अभी सेमेस्टर 3 में जब एंटर कर रहा हूँ, मैं 2 3 4 5 लेक्चर्स में इसको रिवाइज कर रहा हूँ। अगर इसके डिटेल चाहिए आपको, मेरे 30 लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल सब अलग अलग से, अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमारे को व्हाट्सअप करेंगे, हम उसका एक्सेस भी आपको दे देंगे। लेकिन अभी आपको मैं क्विक टाइम में रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ भी नोट्स ज़्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, सेमेस्टर 2 की बात ज़्यादा नहीं करनी है, सेमेस्टर 3 के लिए आपको प्रिपेयर करना है। मान के बच्चे क्लियर है? क्लियर है? कितना इंटरेस्टिंग बात हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट बात था, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, आप समझिएगा, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट बात ही है लिक्विडिटी ट्रैप वाली। आपके दिमाग में इस कहानी को सेट करना बहुत जरूरी है। आप कभी घूमते रहे मेट्रो में कहीं जाए तो आप सोचे अपने इस बारे में कि भाई एक्चुअली लिक्विडिटी ट्रैप हुआ क्यों, डिस्कस करें दोस्तों से। मान गए बच्चे? क्लियर है? राइट सर, क्लियर है। राइट जी, राइट जी। अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो आपने क्या देखा कि मनी डिमांड का, जब भी कभी मैं मनी डिमांड कर्व ऐसे ड्रॉ करूंगा तो समझ ला मैं सिंप्लिसिटी के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली मनी डिमांड कर्व ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता है, कुछ पोर्शन पॉजिटिव, कुछ पोर्शन फ्लैटर होता है और कुछ अपवर्ड स्लोपिंग होता है, 100% वर्टिकल होता है। मान गए जी? कम ऑन, जल्दी मान गए? राइट। अब आप बताइए, ये सब कहानी क्लियर हो गई आपकी? अब बताओ, अगर h इक्वस टू 0 है, h 0 है, तो उसके से मनी डिमांड कितनी है? अगर चेंज इन इंटरेस्ट पॉजिटिव भी है तो भी मनी डिमांड कितनी है? चेंज इन मनी डिमांड 0 है। और h अगर इन्फिनिटी है तो चेंज इन इंटरेस्ट अगर 0 भी है तो भी चेंज इन मनी डिमांड क्या है? इन्फिनिटी, पॉजिटिव है, इन्फिनिटी है। लिख लीजिए कहीं पे इस चीज को। क्या बात है जी, क्या बात है। आइए, मैंने शिफ्ट इन मनी डिमांड के बारे में बता चुका हूं ना, शिफ्ट कैसे करेंगे। हाँ, अगर ये इंटरेस्ट है, ये मनी डिमांड है, मनी डिमांड ये है, इसका इक्वेशन क्या होगा? के वाई वन माइनस एच आई, ये यहाँ शिफ्ट कर गया, इसका इक्वेशन क्या होगा? के वाई टू माइनस एच आई। मान गए? ये शिफ्ट कर गया। क्लियर है? क्लियर सर, शिफ्ट इन मनी डिमांड, इनकम के चेंज होने से शिफ्ट होगा। अब अगर स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ मनी डिमांड, तो मनी डिमांड का इक्वेशन क्या होता है? ए वाई माइनस एच आई। वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड हेयर, क्योंकि हम एल एम कब की स्लोप बताएंगे, नॉट रिक्वायर्ड। मनी डिमांड का स्लोप रिक्वायर्ड नहीं है, एल एम कब का स्लोप रिक्वायर्ड है। लेकिन फिर भी अगर आप निकालने की जिद करते भी हो तो आपको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इसको मनी डिमांड इक्वल टू के वाई माइनस एच आई को क्या करना पड़ेगा? आई के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। मान गए? क्योंकि आई तुम्हारा कहाँ है? वाई एक्सिस पे है, इस टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसका स्लोप निकाल सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। स्लोप ऑफ मनी डिमांड इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम एल एम कब का स्लोप निकालेंगे। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े। राइट। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने आपको आई एस कर्व सिखा चुका हूँ। उसमें क्या बताया आई एस कर्व के बारे में? रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ बस। आई एस कर्व के बारे में बता चुका ही हूँ। अब मुझे एल एम कर्व के बारे में बताना आपको। एल एम कर्व, अभी एल एम कर्व ड्राइव नहीं हुआ ना, अब आई एस एल एम को दोनों को साथ साथ ले जाएंगे। अब मुझे किसके बारे में बात करती है? एल एम कर्व के बारे में। एल एम कर्व कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने कहा था एल एम कर्व का मतलब हुआ कि मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कर्व आपको सिखा चुका हूँ कैसे। ये मनी सप्लाई, एम बार बाय पी बार सिखा चुका हूँ ना। या एम बार बाय पी बार मत करो, एम बाय पी बार। और ये है मनी डिमांड, यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे मनी डिमांड, और इस पॉइंट पे क्या? मनी सप्लाई है। मान गए? कम ऑन। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ?
मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई हो रहा है, ये एक इंटरेस्ट रेट है, ये एक इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो यहाँ मनी डिमांड का इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, KY1 माइनस HI। मान गए? मान गए सर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मनी डिमांड कब को शिफ्ट कर देता हूँ। आप जानते हैं कि मनी डिमांड कब कब शिफ्ट करता है, बता सकते हो जब इनकम बदल जाता है। KY2 माइनस HI। मान गए जी? कमान, कुछ बोलोगे? KY2 माइनस HI। आपने क्या देखा कि इनकम हमारा Y1 से Y2 चला गया तो मनी डिमांड शिफ्ट कर गया। मनी डिमांड के शिफ्ट करने से इक्विलिब्रियम पॉइंट दूसरा आ गया। पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये I1, अब ये क्या आ गया I2। जब I1 था, अब यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं, जब I1 था तो इनकम क्या था, Y1 था। जब I2 हुआ इनकम क्या है, Y2 है। मान के बच्चे, क्लियर है? I1 तो Y1, I2 तो Y2। देखो ना, I1 इंटरेस्ट रेट है तो Y1 इनकम है, I2 इंटरेस्ट रेट है तो Y2 इनकम है। इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये पॉजिटिवली स्लोप लाइन देता है और यही क्या कहलाता है, LM कर्व। मान गए? दिस इज कॉल्ड LM कर्व। आपने क्या देखा कि पहले क्या चेंज हुआ, पहले इनकम में चेंज हुआ है। पहले किस में चेंज हुआ है, इनकम में चेंज हुआ है। इनकम बढ़ा है, देखो, तो रिजल्टेंट में क्या हुआ, इंटरेस्ट भी बढ़ गया। चेंज इन Y हुआ है, दैट लीड्स टू चेंज इन I। मान गए? चेंज इन Y हुआ है, दैट लीड्स टू चेंज इन I। चेंज इन Y हुआ है, दैट लीड्स टू चेंज इन I। मैं किसकी बात करता हूँ, LM कर्व की। चेंज इन Y दैट लीड्स टू चेंज इन I। अब यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कर्व और रखता हूँ आपके लिए, IS कर्व। यहाँ भी इंटरेस्ट था और यहाँ भी इनकम था, लेकिन यहाँ क्या फर्क पड़ा है, यहाँ भी इंटरेस्ट इनकम था। इंटरेस्ट में चेंज होगा तो इनकम में चेंज होगा। ये I1 से I2, चेंज इन I लीड्स टू व्हाट, चेंज इन Y। अगर मैं कभी पूछूं आपसे कि इंटरेस्ट में चेंज होने से इनकम में चेंज होगा, ये बात कहाँ की है, IS कर्व की। और इनकम में चेंज हुआ तो इंटरेस्ट में भी चेंज होगा, ये कहाँ की है, LM कर्व की। LM कर्व क्या शो करता है, मनी मार्केट को। और IS कर्व क्या शो करता है, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट को। और आपने क्या देखा, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट एंड मनी मार्केट आपस में क्या इंटर रिलेटेड है, वाया व्हाट, वाया इंटरेस्ट एंड इनकम। कहाँ से शुरुआत होगी कोई नहीं कह सकता, ये साइक्लिकल होता है। इकोनॉमिक्स में ये साइक्लिकल होता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी हुआ तो उसका असर फिस्कल पॉलिसी भी पड़ेगा या मार्केट पे भी पड़ेगा। मानते नहीं मानते हो? चेंज इन Y दैट लीड्स टू चेंज इन I इज द मनी मार्केट। मनी मार्केट रिस्पॉन्ड कर रहा है। इनकम में चेंज हुआ तो इंटरेस्ट में चेंज होगा। इंटरेस्ट में चेंज कौन करेगा, RBI करेगी, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, मनी मार्केट। और इंटरेस्ट में चेंज होगा तो इनकम में चेंज होगा, दैट द गुड्स मार्केट एंड सर्विसेज मार्केट। ये कहानी है। लेकिन आपको ये तो पता है कि अगर इंटरेस्ट में चेंज होगा तो इनकम में चेंज क्यों होगा, क्योंकि इंटरेस्ट अगर मान लो रिड्यूस किया तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और Y बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट में कम हुआ तो Y बढ़ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि IS कर्व पे जो मूवमेंट आप कब से जानते हैं, बहुत दिनों से जानते हैं, मतलब इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, AD बढ़ेगा और Y बढ़ेगा। देखो इंटरेस्ट में और Y में क्या रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, देख लो। इंटरेस्ट घटा तो इनकम बढ़ा। लेकिन अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे कुछ उल्टा होता है LM कर्व में। LM कर्व में Y में चेंज होगा तो I में चेंज होगा। मतलब अगर मान लो
सपोज करो अगर इंटरेस्ट मान लो एक बार कम हुआ, ध्यान सुनना, इंटरेस्ट कम हुआ तो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा इनकम बढ़ा के। लेकिन अगर इनकम बढ़ता जाएगा ना तो इन्फ्लेशन भी बढ़ने का चांस होता है, महंगाई, इन्फ्लेशन। तो फिर मनी मार्केट क्या करेगा, इस बढ़ते हुए इनकम के साथ इसको चेक करने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए उसको इंटरेस्ट फिर से बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कोई एक मार्केट से नहीं आता है, जब दोनों मार्केट कट करेगा आपस में तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मान गए? जब एलएम कर्व और आईएस कर्व कट करेगा ना वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। एक मार्केट से कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि एक मार्केट का मतलब है कि एक मार्केट में इक्विलिब्रियम, दूसरा मार्केट अभी भी डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। मान गए? सेमेस्टर 2 में जाना तो मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज को। देखो ध्यान से ना, मैं यहाँ समझाता हूँ एक चीज देखना। ये आईएस कर्व है, आईएस कर्व के ऊपर क्या होता है बताओ? आईएस कर्व के ऊपर क्या है? आईएस कर्व के ऊपर क्या है बोलो? y इक्वस टू एडी है, जितना y है उतना एडी है। मानते नहीं मानते हो? आईएस कर्व के ऊपर y इक्वस टू एडी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर y हमारा यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेस नहीं, एक्सेस सप्लाई हो गया। क्यों सप्लाई एक्सेस हो गया? क्योंकि मान लो यहाँ पे y1 है और यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है। अगर y1 इक्वस टू एडी है, y1 इज लेस देन y2, इसका मतलब क्या हुआ? y2 इज मोर देन एडी हुआ कि नहीं बताओ? बोलो ना, क्यों करो? इफ y2 इज मोर देन y1, अब y1 इक्वस टू एडी है, अगर y2 y1 से ज्यादा है तो y2 एडी से भी ज्यादा है ना। तो y2 एडी ज्यादा मतलब क्या हुआ? एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, ESG बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स। अंडरस्टूड है? इस अगर राइट साइड में एक्सेस सप्लाई तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स। सेमेस्टर 2 में पढ़ा चुके हैं चीज, पढ़ा चुके हैं, पक्की बात। मान गए? राइट सर। सिमिलरली अगर एलएम कर्व की बात की जाए, एलएम कर्व के हर पॉइंट पे क्या होता है? मान लो ये इस पॉइंट पे क्या है? मनी डिमांड इक्वल टू क्या है? मनी सप्लाई है। मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई है। मानते नहीं मानते आपको? ऑफ कोर्स इसके लेफ्ट एंड राइट में अगर जाओगे तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल नहीं होगा, लेफ्ट एंड राइट में। नहीं मानते हो आपको? इसलिए जब दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम चाहते हो तो तभी पॉसिबल है जब मनी सप्लाई, सॉरी, जब आईएस का एलएम कब और आईएस कब दोनों कट करेगा ना तभी जाके इक्विलिब्रियम होगा। इस पर मैंने पूरा एक क्लास लगा रखा है सेमेस्टर 2 में, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बस रिवाइज करना है। इक्विलिब्रियम तभी होगा यहाँ पे होगा। ये साइक्लिकल होता है। साइक्लिकल मतलब अगर एक मार्केट ऐसे रिस्पॉन्ड करता है, इंटरेस्ट के कम होने से इनकम बढ़ता है, दूसरा मार्केट फिर ऐसे करता है, इनकम के बढ़ने से क्या करता है वो? इंटरेस्ट को ही बढ़ाता है। साइक्लिकल होता है ये। और इक्विलिब्रियम पॉइंट तभी आएगा जब आई एस इक्वल टू क्या होगा? एलएम होगा। ये बात तो ज़्यादा क्लियर है। आप मुझे बताओ कि सर आई एस कर्व का तो समझा दिया आपने, अब ये बताओ कि एलएम कर्व में जो आपने बताया है, ध्यान सुनना, आपने जो एलएम कर्व में बताया है कि इनकम में चेंज होने से y1 से अगर ये y2 जाएगा, इंटरेस्ट I1 से I2 जाएगा। आपने ये कहा कि पहले चेंज इन y होगा दैट लीड्स टू चेंज इन I होगा। ये कैसे होगा? इसको भी दिखाओ कैसे होगा, और इसको दिखाते हैं। चेंज इन y से चेंज इन I कैसे होगा, इसको और समझ लो। चेंज इन y से चेंज इन I कैसे होगा, इसको समझ लो। पहले बताओ आई एस कर्व के बारे में समझ गए ना? क्लियर बताओ, अभी मैं समझाऊंगा इसके बारे में। आईएस के बारे में समझ गए ना कि इंटरेस्ट कम होगा तो क्या बढ़ेगा? कम ऑन, तो फिर क्या बढ़ जाएगा? डिमांड। फिर क्या बढ़ जाएगा? इनकम। देख लिया, इंटरेस्ट में चेंज हुआ तो इनकम में चेंज हुआ। अब इसी बात को मैं एलएम में समझाने जा रहा हूँ। आ जाओ, देखो मेरे साथ, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सिलेबस में है कि नहीं मुझे नहीं पता है, मास्टर 2 में भी नहीं होगा कहीं, ये ग्राफ किसी बुक में नहीं होगा, लेकिन देखो इसको, ये क्या है आपका? मनी सप्लाई है।
m/p मान लीजिए। अब ये m/p बार। अब मान लो ये मनी डिमांड है AY1 माइनस HI, और ये मनी डिमांड आपकी दूसरी है AY2 माइनस HI। आपने क्या देखा, मनी डिमांड पहले आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, I1 पे था। इंटरेस्ट एकदम झटके से नहीं बढ़ता है, पहले क्या हुआ है, इसी इंटरेस्ट पे आपके लिए बताओ क्या हो गया, क्या हो गया, इसी इंटरेस्ट पे क्या हो गया, मनी डिमांड। ये क्या कहलाएगा, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी। मनी डिमांड बढ़ गया, पहले मनी डिमांड मनी सप्लाई के बराबर था, अब मनी डिमांड बढ़ गया है, और मनी सप्लाई तो बढ़ा नहीं है, मनी सप्लाई तो वही का वही है, देखो ना m बार है, एक्सेस सप्लाई मनी डिमांड। अगर मनी डिमांड की एक्सेस सप्लाई हो जाए, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी हो जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ा नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ, एक्सेस डिमांड हो जाएगा, और मनी सप्लाई नहीं बढ़ा तो क्या होगा अल्टीमेटली, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी है, मनी का डिमांड को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनी का डिमांड कब कम होता है, लोग मनी की होल्डिंग कब कम कम करते हैं, मनी का डिमांड कम करना मतलब मनी की होल्डिंग कम करना। मनी की होल्डिंग कब कम होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करना, देखो ना। हाँ, अगर तुम ये चाहते हो कि मनी डिमांड को कम किया जाए, अगर एक्सेस डिमांड ऑफ मनी है और चाहते हो मनी डिमांड को कम किया, तो कैसे कम होगा बताओ, मनी डिमांड को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। अब बॉन्ड डिमांड कब बढ़ता है, व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है। बॉन्ड डिमांड तब बढ़ेगा जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। मार्केट में एक्सेस डिमांड ऑफ मनी है, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी को कम करना है, मनी सप्लाई बढ़ नहीं रही है, मनी की डिमांड को कम करना है, तो बॉन्ड डिमांड बढ़ाने पड़ेंगे। अब बॉन्ड डिमांड बढ़ाना कब बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, जैसे इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है, मनी डिमांड कम होती है ना, देखो कम हो रही है मनी डिमांड, तो मनी डिमांड कर पे क्या होगा, मूवमेंट होगा, मनी डिमांड कब पे मूवमेंट होगा, कम होने लगेगा। और ये मूवमेंट कब तक होता रहेगा, इस पॉइंट तक होता रहेगा, जब तो दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिल जाएगा। तो ये मत समझना कि झटके से आप उस जगह पहुंच जाएंगे, नहीं, आपको थोड़ा वक्त लगेगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग रन या मीडियम रन। जहां भी कहीं मीडियम रन लिखा हो तो समझ लो लॉन्ग रन है वो, सेम चीज़ है। तो ये I1 से I2 हमने पहुंचा, कब पहुंचा, मीडियम रन में या लॉन्ग रन में। लेकिन शॉर्ट रन में क्या था, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी था। मान गए, मान गए बताओ जरा, राइट सर, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी को कम किया। आपने क्या देखा, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी हुआ क्यों था बताओ, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी क्यों हुआ था, इनकम के बढ़ने से हुआ था ना, बोलो ना, वाई बढ़ने से क्या हो गया था, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी हो गया था, वाई के बढ़ने से एक्सेस डिमांड ऑफ मनी हो गया था। एक्सेस डिमांड ऑफ मनी से क्या करना पड़ा, उसको बैलेंस करने के लिए, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए बॉन्ड डिमांड इंक्रीज करना पड़ा। अब बॉन्ड डिमांड कब इंक्रीज करेगा, जब इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा लिख लो, मैं लिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा, लिख लो इस चीज़ को, बढ़िया से लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, सिंस इनकम इंक्रीजेस, since income increases, that leads to what, that leads to increase in money demand, that leads to increase in money demand। दूसरा पॉइंट पे आ जाओ, MS is constant, money supply is constant, money supply is constant, so there will be shortage of money, there will be, बोलो ना, shortage of money, that is excess demand of money, that is
एक्सेस डिमांड ऑफ मनी। लिखने से ना ज़्यादा बढ़िया क्लियर है, क्योंकि बोलते वक्त ना बहुत कुछ एक साथ बता दिया तो हौच पौच हो जाता है। मैं पहले बोल रहा हूँ कि मैं आपको मैच्योर मान के बता रहा हूँ कि आप बड़े हो चुके हैं, सेमेस्टर 2 पढ़ चुके हैं। अगर मैं सेमेस्टर 2 में इतना डिटेल वहाँ जाऊँगा तो फिर तो सेमेस्टर 3 में लेट हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत बातें एक साथ बता रहा हूँ। जिसने सेमेस्टर 2 ढंग से नहीं पढ़ा होगा उसको लगता हो सर ठूस रहे हैं, ओवरडोज दे रहे हैं, ऐसा होगा तो फिर आपको बैकअप लेना पड़ेगा सेमेस्टर 2 से, तभी पॉसिबल होगा। अगर आप मेरे पे एक उंगली उठाओगे ना तो 4 उंगली अपनी तरफ ही उठता है। मुझे ब्लेम मत करना, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा उसका वजह क्या है कि ओवरडोज हो रहा है यहाँ पे, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं रिवाइज कर रहा हूँ। टीचर तो इतना बॉदर भी नहीं करते, वो तो सीधे सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 स्टार्ट कर देते हैं। एक्सेस डिमांड ऑफ मनी, मान गए? बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस people start selling bond, people start selling bond. Excess demand of money, people start selling bond. अगर बंदे बॉन्ड सेल करना स्टार्ट कर देगा, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी मार्केट में हुआ तो मनी का डिमांड कैसे पूरा होगा? अगर लोग मनी की डिमांड ज़्यादा कर रहा है, अगर लोग मनी की डिमांड ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा कर तो कैसे पूरा होगा मनी डिमांड? जो लोग जो लोग जहां बॉन्ड में पैसा लगा रखा है वो बेच के पैसा निकाल लेगा, घर में रखेगा। लोगों ने अगर मार्केट में बॉन्ड को सेल करना स्टार्ट कर दिया, बताओ मार्केट में बॉन्ड ज्यादा आ जाएगा कम आ जाएगा? सप्लाई बॉन्ड बढ़ जाएगा ना। मैं एक कॉमन लैंग्वेज में बोलता हूँ, अगर बॉन्ड मार्केट में लोग सेल करने लगा, सब लोग मार्केट गया और सेल करने लगा, तो बॉन्ड की जो इज्जत थी वो क्या हो रही है? कम हो रही है। और बॉन्ड की इज्जत क्या होती है? की प्राइस होती है। अगर मार्केट में कोई चीज़ नीलाम हो रहा है तो उसकी इज्जत कम हो रही है, तो बॉन्ड की इज्जत प्राइस होती है, तो प्राइस कम हो रही है। लोग मनी की सब डिमांड एक्सेस कर रहे हैं, अपने होल्ड किए बॉन्ड को बेच रहा है, मार्केट में बॉन्ड ज़्यादा उपलब्ध हो गया, हर जगह बॉन्ड ही बॉन्ड फ्लोट कर रहा है, तो प्राइस क्या होगी? कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ बॉन्ड स्टार्ट फॉलिंग, प्राइस ऑफ बॉन्ड स्टार्ट फॉलिंग, उससे क्या होगा? बॉन्ड प्राइस गिरेगा तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट राइजिंग, क्योंकि आपने देख रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में बॉन्ड प्राइस में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव है। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, राइजिंग। ये समझा चुका हूं मैं आपको। कब सर? याद करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता था? इंटरेस्ट अपॉन बॉन्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? फेस वैल्यू माइनस व्हाट? बॉन्ड प्राइस अपॉन बॉन्ड प्राइस इनटू 100। आपने क्या देखा? यहाँ बॉन्ड प्राइस है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। क्या क्या दिख रहा है आपको? बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। इनवर्स रिलेशन बता चुका हूँ पिछली क्लास में भी, बता चुका हूँ ना? जल्दी बताओ। यस सर। तो इस तरह से अगर आपको कोई पूछेगा तब तुरंत कहोगे कि सर अगर इनकम बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगा, मनी डिमांड बढ़ेगा तो लोग क्या करेगा? बॉन्ड सेल होगा, बढ़ जाएगा। बॉन्ड सेल से क्या होगा? बॉन्ड प्राइस घट जाएगी और उससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। क्या बात है जी, ये हुआ इसका फाइनल कंक्लूजन। ये रेस्पॉन्ड होगा इसका। दोनों मार्केट में रेस्पॉन्स होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई मनी मार्केट और गुड्स मार्केट कैसे कोरिलेटेड आपस में है। मान गए बच्चे? कमान, मान गए ना? राइट सर, हाँ समझ में आ गया कैसे कोरिलेटेड होता है। राइट जी। डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ एलएम कब तो मैं कर चुका हूँ। हो चुका है ना डेरिवेशन? कैसे? बराबर देखो, ये मनी सप्लाई है एम बार बाय पी बार, और ये मनी डिमांड है
के वाई वन माइनस एच आई, ये मनी डिमांड है, के वाई टू माइनस एच आई, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आई वन, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आई टू, और जब इंटरेस्ट आई वन था इनकम क्या था वाई वन था, इंटरेस्ट आई टू तो इनकम क्या था वाई टू था। फिर आप पे दिखा दिए, ये वाई वन लिए, ये वाई टू लिए, ये आई वन, ये आई टू, काट कर ये क्या हो गया, एलएम कब हो गया। मान गए जी बच्चे, मान गए ना, राइट सर। अब बताओ, अब ग्राफिकल तो हो गया, इक्वेशन ऑफ एलएम कब, इक्वेशन ऑफ एलएम कब, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एलएम कब है क्या, एल इक्वस टू एम है, एल क्या है मतलब मनी डिमांड इक्वस टू मनी सप्लाई है। अब मनी सप्लाई, मनी डिमांड क्या है ए वाई माइनस एच आई, मनी डिमांड क्या है एम बार बाई पी बार, इसको इक्वेट कर दो, हो गया क्यों। अब यहाँ पे बताओ कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वेशन पूछो तो ये भी डाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर इसको आई की टर्म्स में सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, आई की टर्म्स में करें तो, आई की टर्म्स में क्यों करेंगे, क्योंकि ये एल एम कब है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट वाई एक्सिस पे है और यहाँ पे इनकम क्या है एक्स एक्सिस पे। अगर इसको आई की टर्म्स में करें तो एच आई इक्वस टू क्या होगा के वाई माइनस एम बार बाय ई बार, आई इक्वस टू क्या होगा ए बाय एच वाई माइनस वन बाय एच एम बार बाय ई बार, मानते हो। अब यहाँ पे इनकम जो वाई किस पे, वाई इनकम किस पे एक्स एक्सिस पे है, इसके साथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इसी को स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या हो गया के बाय एच, एल एम कब का स्लोप क्या हो गया, कमान क्या हो गया के बाय एच, नहीं समझे, एल एम कब का स्लोप के बाय एच हो गया, एल एम कब का स्लोप के बाय एच हो गया। स्लोप के बाय एच से मतलब ये हुआ, स्लोप के पे डिपेंड करता है और एच पे डिपेंड करता है, के ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा मतलब है स्टीपर, उल्टा भी बात समझ गए ना, एच ज़्यादा तो स्लोप कम, स्लोप कम तो फ्लैटर, फ्लैटर, समझ गए, जल्दी बताओ। एक बात और देखो, अगर के बाय एच में, के बाय एच में अगर एच हो जाए क्या, एच हो जाए इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा जीरो, और के बाय एच में अगर एच हो जाए क्या जीरो, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मानते हो। एल एम कर्व का स्लोप के बाय एच है, एच अगर इन्फिनिटी हो तो ये जीरो हो जाएगा, इसका जीरो होने का मतलब हुआ कि एल एम कर्व कैसे होगा, ऐसा होगा, और के बाय एच अगर एच जीरो है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब एल एम कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा, मानते हो। तो कमान, एल एम कर्व का स्लोप जीरो का मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सेस, एल एम कर्व का स्लोप इन्फिनिटी मतलब स्टीपर। मैं 300-400 के स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, पढ़ना हो तो पढ़ो जाके सेमेस्टर 2 में, मान गए। इसका मतलब सर कि एल एम कर्व का कर्व ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, यस, एल एम कर्व एक्चुअली ऐसा होता है, एल एम कर्व एक्चुअली ऐसा होता है, सर ऐसा होता है, पहली बार सुना ऐसा, पहली बार सुना क्या, एल एम कर्व एक्चुअली ऐसा होता है, हम सिर्फ ये वाले पोर्शन दिखाते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, नहीं एक्चुअली हॉरिजॉन्टल पोर्शन भी होता है और इसमें वर्टिकल पोर्शन भी होता है, आपको दिखा दिया मैंने, क्योंकि ये एच पे डिपेंड करता है। तो सर ऐसा क्यों होता है, कुछ और बताओ, आपको याद आ रहा है कुछ, आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ मैं, बताऊँ क्या याद दिलाऊंगा, मनी डिमांड कर्व कैसा था, याद आया, मनी डिमांड कैसा था, याद आया,
इस पॉइंट पे एच क्या था, 0 था। यहाँ पे एच क्या था, इन्फिनिटी था। जब एच 0 था उस पोर्शन पे एलएम कर्व के साथ एस टी पर था, मतलब जब एच 0 था इसका मतलब ये एलएम कर्व का पोर्शन हो गया। ग्रीन से दिखा दिया, मान गए। जब एच इन्फिनिटी था, ये वाला पोर्शन है, ब्लैक से दिखा रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन है। देखो ना, जब एच इन्फिनिटी था एलएम कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और जब मनी डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जब मनी डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है उस केस में एलएम कर्व देखो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, देखो ये है। क्योंकि एलएम कर्व का जो शेप है ना वो मनी डिमांड पे डिपेंड करता है, मनी सप्लाई पे क्यों नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि मनी सप्लाई तो वर्टिकल लाइन ऑलवेज है। मान गए। मनी डिमांड का शेप जो है वो एच पे डिपेंड करता है और एलएम कर्व का भी शेप एच पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से देखो, मनी डिमांड में जहां एच 0 है वहां पे एलएम कर्व क्या हो गया है, वर्टिकल हो गया। अगर मनी डिमांड का कर्व इस तरह का है, इसमें वर्टिकल सेगमेंट है, एलएम कर्व में भी क्या होगा, वर्टिकल सेगमेंट होगा। इसमें हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है। ठीक है ना, ये कहानी है। मान गए जी। अब ये मत पूछ लेना कि सर यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये मत पूछना। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे मनी डिमांड है। कहाँ पे, यहाँ मनी डिमांड है, यहाँ इंटरेस्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट एंड इनकम है, इसलिए। मान गए, मान गए सर। इस पोर्शन पे इंटरेस्ट और मनी डिमांड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट और मनी डिमांड नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट एंड इनकम है। एलएम कर्व में इंटरेस्ट एंड इनकम होता है। क्लियर जी। इसका मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ सर कि एलएम कर्व का ये जो पोर्शन है, एलएम कर्व का ये पोर्शन क्या शो करता है, लिक्विडिटी ट्रैप। समझ गए। एलएम कर्व का ये पोर्शन लिक्विडिटी ट्रैप शो करता है। और एलएम कर्व का ये पोर्शन क्या शो करता है, क्योंकि एलएम कर्व का ये पोर्शन इससे कॉरस्पॉन्ड करता है। देखो इससे, दिख रहा है आपको, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर यहाँ लिक्विडिटी ट्रैप है तो यहाँ पे भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग जानकारी है। एलएम कर्व का ये पोर्शन क्या शो करता है, ये शो करता है क्लासिकल केस। सर ये क्लासिकल केस क्यों शो करता है, बताता हूँ। यहाँ पे एच इक्वल टू 0 है ना, बताओ मनी डिमांड इक्वेशन क्या होता है, के वाई माइनस एच आई होता है ना, बोलो ना। अगर एच इक्वल टू 0 है तो मनी डिमांड इक्वल टू क्या हो, के वाई हो गया ना। अगर एच इक्वल टू 0 हो गया तो मनी डिमांड क्या, के वाई हो गया। इसका मतलब इस वाले पोर्शन में मनी डिमांड किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनकम पे। देखो ना, मनी डिमांड इनकम पे डिपेंड करता है। और अगर मान लो इनकम का कुछ पोर्शन हम अपने पास रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, ये केवाई है क्या, ये मनी डिमांड है क्या, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन ऑब्लिक प्रिकॉशनरी मनी डिमांड है। अगर एम डी इक्व टू के वाई है, इंटरेस्ट का फैक्टर वहां पे नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मनी डिमांड है। इंटरेस्ट पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर मनी डिमांड इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मनी डिमांड होता है और रिमेनिंग मनी डिमांड होता ही नहीं है। आपको याद होगा क्लासिकल ने क्या कहा था, क्लासिकल ने कहा था मनी इज व्हाट, मनी इज न्यूट्रल। क्लासिकल ने कहा था मनी इज न्यूट्रल, वी डिमांड मनी just for the sake of what, just for the sake of transaction। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ना वो ये कहता है कि मनी का इकोनॉमी में कोई रोल नहीं है, मनी तो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, क्या स्टोर वैल्यू है। या तो हम सिर्फ मनी का काम करते हैं एक दूसरे से हैंड गुड्स सर्विसेज चेंज करने के लिए, बार्टर सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए,
या मनी को करते हैं स्टोर इन वैल्यू। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहता है कि मनी का इंटरेस्ट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब मनी का इंटरेस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं रहा तो उस केस को हम क्या कह सकते हैं, उस केस को हम क्लासिकल केस कह सकते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, क्लासिकल केस। क्या नाम रखा गया है, क्लासिकल केस। तो एलएम कर्व को मैं एक बार फाइनली यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये पोर्शन है, ये पोर्शन है और ये पोर्शन है। ये पोर्शन क्या कहलाता है, लिक्विडिटी ट्रैप, और ये पोर्शन क्या कहलाता है, क्लासिकल केस। और एक्चुअली ये क्या, ये इन बिटवीन है। ये लिक्विडिटी ट्रैप एंड क्लासिकल केस को भी और भी हम बात करेंगे, अभी बात हुई नहीं है। अभी तो सिर्फ मैंने एलएम कर्व के सारे शेप को अपने सामने लाया है। एलएम कर्व किस तरह का हो सकता है, आपने देखा ना कि इससे थोड़ा ज़्यादा आसान था कौन सा, आईएस कर्व। एलएम कर्व थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट था, लेकिन एलएम कर्व के बारे में आपने सब कुछ समझ लिया। रिवाइज करके रखना। मान गए जी बच्चे, क्लियर है, बोलो जल्दी से, क्लियर है ना, राइट। आगे चल के देखना, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का सा, लेकिन आगे बताऊंगा डिटेल करके। कि अगर मान लो यहाँ पे मैं आईएस कर्व लाता हूँ, हालांकि मैं भी डाल के हटा दूंगा इसको यहाँ से, आईएस कर्व ये है। और अगर आईएस कर्व अगर रिप्लेस भी करेगा तो देखना इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ इनकम बढ़ रहा है। देखना ना, इनकम यहाँ y1 से y2 चला गया, इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं हुआ। अगर आईएस कर्व यहाँ रखूं तो क्या देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बातें बोल के मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, इसको रहने दो भाई। अच्छा समझ लो कि एलएम कर्व का पूरा शेप आपके सामने आ गया है, एलएम कर्व का स्लोप आपके सामने आ गया। बताओ स्लोप, बताओ क्या होता है, बोलो जल्दी से, कम ऑन, याद है स्लोप, ओ ए बाय एच। ग्राफ देख लिया आपने, स्लोप देख लिया आपने, एलएम कर्व का इक्वेशन भी पता चल गया आपको। क्या इक्वेशन होगा, ए वाई माइनस एच आई इक्वस टू एम बार बाय पी बार, दैट्स इट। मनी डिमांड कर्व के बारे में जानते हैं, मनी डिमांड क्या इक्वेशन क्या होता है, के वाई माइनस एच आई। मनी डिमांड की कर्व कैसे होती है, ऐसे होती है ना, राइट। सब कुछ आज की क्लास में कंप्लीट हो चुका है। मैंने आज की क्लास में मनी डिमांड, मनी सप्लाई, उसको इक्वेट करके एलएम कर्व, उसका स्लोप, एच और के की क्या वैल्यू है, सब कुछ दिखाया। अगली क्लास जब मिलेंगे हम लोग तो एलएम कर्व के शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, और जब शिफ्ट के बारे में बात हो जाएगी तो फिर आईएस और एलएम दोनों को साथ साथ लेके आएंगे। और जब दोनों साथ साथ आएगा तब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा, तब उसका इक्वेशन बनाएंगे। जब उसका इक्वेशन हो जाएगा तब जाके एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ करेंगे, डिराइव करेंगे। और जब एग्रीगेट डिमांड डिराइव हो जाएगा तो उसका स्लोप, उसका शेप, उसका शिफ्ट, और जब ये सब कुछ हो जाएगा तब जाके फिर आपको एग्रीगेट सप्लाई। और जब एग्रीगेट सप्लाई शुरू करेंगे तो क्या शुरू हो जाएगा, कम ऑन, ऑफिशियली आपका सिलेबस। अभी अनऑफिशियली आपका सिलेबस। पूछा तो ये सब भी जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर सीक्वेंस में आप नहीं पढ़ोगे तो आप पूरी तरह से स्कैटर्ड कर जाओगे, हर जगह लॉस्ट रहोगे। इसलिए मुझे तो इसी तरीके से पढ़ाना आता है। मैं हमेशा डायलॉग मारता हूँ कि मैं ये मान के पढ़ाता हूँ किसी कुछ भी नहीं आता, सब जीरो, सब ब्लैंक। आता है तो आप फास्ट कर लीजिए, फॉरवर्ड कर लीजिए, तेज कर लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बट ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।